चलिए वील कंटिन्यू और कॉन्वर्सेशन वेयर वी लेफ्ट यस्टरडे। कल मैंने आपसे कहा था कि आपको 2-3 पेजेस पढ़ के आने हैं। पढ़े? क्वेश्चन ट्राई करने को बोला था, करे? वेरी गुड। कुछ हुए कुछ नहीं हुए या थोड़ा कंफर्ट लगा? क्योंकि कल पहली बार सामना हुआ है इकोनॉमिक्स के एमसीक्यू से। पढ़ने पर रियलाइज हुआ होगा कि कई चीजें चार में से तीन, तीन में से दो ऑप्शन तक आ जाएंगी, दो में से एक सिलेक्ट करने में कई बार चैलेंज महसूस होगा। तो लैंग्वेज की ट्विस्टिंग होती है उसमें, तो वो लैंग्वेज की ट्विस्टिंग अपने को समझना जरूरी रहेगी। और कल आपकी मेरी, हाँ, थोड़ा इसमें उसमें दिक्कत जा रही थी, वापस रिपीट कर दो। कई चीजें ऐसी होंगी जब क्वेश्चन करे होंगे ना तो रियलाइज होगा कि यार हमने इतनी बारीकी से इस चीज को नहीं पढ़ा। पर्पस ही वो था आप लोगों को बोलने का कि आप पहले एक बार क्वेश्चन ट्राई करो। मैं कराऊंगा साथ में क्वेश्चंस, और क्वेश्चन करते करते डेफिनेटली कुछ लाइंस, कुछ फ्रेजेस जो आपने पढ़े होंगे, जैसे मैं अभी से बता देता हूं, आपको कहीं ना कहीं दिक्कत आई होगी। एब्स्ट्रैक्ट, एनालिटिकल, प्रायरी, 3 स्टेप्स जो है इंडक्टिव डिडक्टिव के, परसेप्शन ऑफ द प्रॉब्लम, डिड्यूसिंग द हाइपोथेसिस, इनको समझने में दिक्कत, अजीब सा लगा होगा थोड़ा सा कि ये क्या है, इसको एक बार और थोड़ा क्लैरिटी के साथ समझा जाए। उसके बाद इकोनॉमिक्स में वो एक और आया होगा, ब्यूरोक्रेसी, रेड टैपिज्म, नहीं अच्छा वो तो अब आएगा टाइप्स ऑफ इकोनॉमी में। तो ये वर्ड्स और फ्रेजेस मुझे ध्यान है, जब अपन क्वेश्चन अभी करना चालू करेंगे तो काफी क्लैरिटी आ जाएगी, इसलिए निश्चिंत रहिए। कल हम लोगों ने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इकोनॉमी के बारे में थोड़ी सी बात करी थी, हाँ या ना? कितने प्रकार की इकोनॉमी थी? कौन सी कौन सी? कैपिटलिस्ट, सोशलिस्ट और मिक्स्ड, बराबर। अच्छा, आपने कल तीनों के फीचर्स मेरे साथ पढ़े थे, पर कल लास्ट मोमेंट पे अपन पढ़ रहे थे, तो जरा 1-2 मिनट वापस से दें उनको, फिर मेरे को एक रैपिड फायर करना है आपके साथ उसके बाद। आइए जरा। ये फीचर्स आपने कल पढ़े थे ना? हेलो। तो फीचर्स में इसमें कहीं कोई डाउट है क्या कैपिटलिस्ट में? हाँ बिटिया। बिल्कुल। मोनोपोली कंट्रोल, हाँ मोनोपोली बनेगी वहां पे। तो फ्री मार्केट का मतलब क्या होता है? यस, फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई, द मार्केट मैकेनिज्म वर्क्स। तो मार्केट का मैकेनिज्म कोई गवर्नमेंट चलाती है या टोटली बायर सेलर मिलके चलाते हैं? प्राइवेट एंटरप्राइज प्राइस फिक्स नहीं करती है, प्राइवेट एंटरप्राइज मार्केट फोर्सेस के हिसाब से काम करती है। फॉर एग्जाम्पल, तुमने दो बातें बोली मेरे को, प्राइवेट एंटरप्राइज प्राइस फिक्स करती है, नहीं। आज की तारीख में मान लेते हैं तुम्हारा एक प्रोडक्ट है जिसकी मोनोपोली है। मोनोपोली सब जने समझते हो वर्ड? इनका क्वेश्चन था कि मोनोपोली के कारण फ्री एंटरप्राइज, फ्री मार्केट कैसे हुआ? मोनोपोली मतलब, मोनो मतलब सिंगल, पोली मतलब सेलर। मोनोपोली दो शब्दों से जोड़ के बना है, मोनो सिंगल, पोली सेलर। मैं जब अकेला सेलर हूं तो आपका कहना है कि मैं मेरे प्राइस डिसाइड कर सकता हूं, तो 2 मिनट के लिए मान लेते हैं पेप्सी और कोक मर्ज होकर एक मोनोपोली बन गए, ठीक है? कोक्सी, पेप्सी एंड कोक मिला लिया, कोक्सी बन गया। अब मैं अपनी कोल्ड ड्रिंक अपने मनमाने दाम पर रख सकता हूं, आपका ऐसा सोचना है, गलत भी नहीं सोच रही हो आप। मैंने कोल्ड ड्रिंक की बोतल का रखा प्राइस 250 रुपए। अब आप एज अ कस्टमर में पूछता हूं, भाई 250 रुपए में कौन कौन कोल्ड ड्रिंक खरीदने में इंटरेस्टेड है? अरे मोनोपोली मैडम, देखो तो सही कस्टमर क्या कर रहा है। क्यों नहीं खरीदी बेटा 250 रुपए में किसी ने? एक्सपेंसिव है। हियर यू कम टू द पॉइंट। कितना ही बड़ा मोनोपोलिस्ट हो, एक के सामने सबको सर झुकाना पड़ता है, और वो होता है कस्टमर। तो मोनोपोलिस्ट भी जब प्राइसिंग करता है तो मार्केट को देख के ही करता है। मोनोपोली होने का ये मतलब नहीं होता कि मैं मन चाहे पैसे ले सकता हूं, आपके बायर भी तो चाहिए सामने। पता चला आपने मोनोपोली बनाई, आपने बोला मेरी मोनोपोली बना, वेरी गुड, काय की? ऐसे प्रोडक्ट की जो अभी तक बिका ही नहीं। करेक्ट? बच्चों आप इसमें से कुछ पूछना चाहते हैं? जैसे राइट ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है पहला, मतलब मीन्स ऑफ प्रोडक्शन आर ऑल कंट्रोल्ड बाय प्राइवेट पीपल। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहां पर आप अपनी खूब सारी जमीन जायदाद सब खरीद सकते हो। तो अमीर बहुत अमीर हो जाएंगे और गरीब बहुत
गरीब रह जाएंगे। आप चाहो तो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जहां हेडिंग डला हुआ उसके साइड में लिख सकते हो यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप। यूएस, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जापान, यूरोप। सेकंड वाला है फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज, मतलब आप जो व्यवसाय करना चाहते हो कर सकते हो। सर कुछ भी? हाँ कुछ भी। सर कुछ भी? हाँ कुछ भी। आपको पता है अमेरिका में गन्स बिकती हैं ओपनली? पता है कि नहीं गन कल्चर वहां का? जैसे आप इंदौर में, जो जो बच्चे इंदौर वाले हैं वो इंदौर में यहाँ से थोड़ा दूर पे एक जेल रोड करके जगह है, वहां पे नोवेल्टी मार्केट है, वहां मोबाइल्स खूब बिकते हैं। तो दिस इज अ मोबाइल मार्केट। तो आप जा सकते हो वहां से, जैसे मोबाइल खरीदते हो आप और घर आके बता दो पापा ये मोबाइल लिया, तो वैसे आप अगर 18 साल के ऊपर हो तो आप अमेरिका में गन खरीद सकते हो। फिर आके घर पे दिखा दो डैड आई गॉट दिस वन। डैड ओपन्स द ड्रॉर एंड पुल्स अ बिगर वन। बेटा आई हैव अ बिगर वन। ये होता है वहां पर। ओपन गन कल्चर है वहां पर। जो कभी भी आपको न्यूयॉर्क टाइम स्क्वायर, स्पाइडरमैन, एवेंजर्स दिखाते दिखाते कभी बताया नहीं जाता कि वहां ओपन गन फायरिंग होती है। और ओपन गन फायरिंग का आलम यह है रोज चलता रहता है वहां पे, रोज। मैंने 2-4 बार क्लासेस के अंदर बच्चों को ओपन कर करके दिखाया तो मेरा आईपी ब्लॉक हो गया है। मतलब वहां तक नजर है कि इंडिया में बैठ के किसी को गन कल्चर की चिंता क्यों हो रही है। आए दिन वहां पे 1.2 वेपन्स पर पर्सन है अभी एज ऑफ नाउ। समझा मैंने क्या कहा? हर 100 लोगों पे 120 हथियार अभी हैं वहां पर। डेटा है। तो फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज ये है, इसलिए आपको कसिनो भी मिलेंगे वहां पे, पब्स, बार, डिस्कोज और सारी ऊट पटांग चीजें भी मिलेंगी वहां पे। कस्टमर्स हैं तो बिक रहा है। इसको बोलते फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। जो धंधा करना है करो, बायर है बन जाओ सेलर। फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज। फ्रीडम टू चॉइस बाय द कंज्यूमर। जब मुझे धंधा करने की आजादी है तो फ्रीडम कस्टमर को भी रहेगी, तेरे को जो लेना है ले, नहीं लेना है मत ले। सिर्फ पैसा कमाने के लिए होगा। विटामिन एम। कंपटीशन खूब जम के होगा। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम। इनइक्वालिटीज ऑफ इनकम बोले तो कुछ लोग बहुत कमाएंगे, कुछ लोग बिल्कुल नहीं कमाएंगे। अब आपने इंदौर में और इंडिया में तो भूखे लोग देखे, भिखारी लोग देखे, अंग्रेजों के भिखारी तो आपने देखे ही नहीं ना आज तक, क्योंकि आपको तो पिक्चरों में कभी वो दिखाया नहीं। हम सब पर फिल्मों का बहुत बड़ा प्रभाव होता है, तो हमारा जो माइंडसेट और परसेप्शन बनता है चीजों के प्रति वो फिल्मों के द्वारा ही बनता है। जैसे वेस्टर्न कंट्रीज में पहली बार जब लंदन गया था तो वेस्टर्न वर्ल्ड के बारे में मैं भी फिल्मों से प्रभावित था। तो मुझे लगता था बहुत ज्यादा ओपन माइंडेड होते हैं, परिवार तो होते ही नहीं वहां पे, बड़े असंस्कारी लोग होते हैं, कुछ भी कहीं भी कुछ भी कर सकते हैं ये लोग। फिल्में जैसी देखी, बचपन से जैसा सुना मैं। और आप किसी भी जगह जाओगे ना घूमने, पहले 10 दिन आप उन्हीं जगहों पे घूमते हो जो टूरिस्ट के लिए अच्छी होती है, जहां फोटो अच्छे खींचते हैं। आप इंदौर में आपका कोई कजिन और गेस्ट आता है, उसे कहां ले जाते हो पहले दिन? कहां ले जाते हो बताओ? इंदौर वाले कहां है? हाथ खड़ा करो इंदौर वाले। हाँ, कहां ले जाते हो अपने भाई बंधु रिश्तेदारों को? जो फेमस प्लेसेस नाम लो एक दो के। छप्पन, फिर रात को सराफा ले जाएंगे, खजराना मंदिर घुमा देंगे, मॉल ले जाएंगे फिनिक्स। यही होता है ना? किसी भी जगह पे आप जाओगे ना, 10-12 दिन से ज्यादा अगर आप रहे तो आप वहां की रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनते हो। तो मैं वहां 3.5 से 4 महीने था यूके में। तो मेरे मन में बहुत सारे डाउट्स थे इनको लेके कि अरे कैसे रहते हैं लोग, अंग्रेज लोग। आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बहुत परसेप्शन बदले वहां जाके। वो लोग भी पारिवारिक लोग हैं। माँ बाप, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी सब माना जाता है वहां पर। रिश्तेदारों का आना जाना, उठना बैठना सब होता है। फर्क सिर्फ इतना है, वो लोग सब चीजें ये मंडे टू फ्राइडे नहीं करते, सैटरडे संडे को ही करते हैं। इतने ज्यादा व्यवस्थित हैं इस मामले में कि किसी की डेथ बुधवार को हो गई तो उसकी शव यात्रा भी शनिवार को ही निकलती है। मैं सुन के हंसा पहली बार तो। और जिससे मेरी मैनेजर से दोस्ती हो गई थी, बेथ मैथसन, मेरे को आज तक नाम याद है। मैंने, बेथ डोंट यू थिंक इट्स इनकन्वीनियंट, somebody is dead and you are still waiting for 3 days? बोले all the loved ones would like to see him on the last rites.
And if everybody has to travel and everybody has to leave the work, it's better we give him a proper see off on a Saturday, Sunday rather than half of them with their phones on and getting busy and getting occupied and not able to pay proper rights to him. सुन के आपको क्या लगा? गलत तो नहीं बोल रहे हैं? और अपने कैसे कैसे बर्बाद लोग हैं, पैसा कमाने की होड़ में लगे हुए हैं, वो बेचारा मर गया है, उसको सड़ने दिया है 3 दिन तक. डिफरेंस समझ में आ रहा है? वो थॉट प्रोसेस का डिफरेंस है बेटा. दुनिया में सबसे बड़ी किताब है ट्रैवलिंग, ये याद रखना. जितना आपको कोई किताब नहीं सिखा सकती उतना आप ट्रैवल करके सीख सकते हो. जैसे जैसे आगे बढ़ोगे आप सीखोगे. चलिए, प्राइस मैकेनिज्म, ये वर्ड जो है प्राइस मैकेनिज्म. तो प्राइस मैकेनिज्म, अब जैसे एक और चीज इनइक्वालिटी के बारे में बता दूं. इनइक्वालिटी ऑफ इनकम बोले तो सर यहां पर जो अमीर होता है वो बहुत अमीर हो जाता है. तो अमेरिका का रेशियो आज की तारीख में क्या है कि 90% वेल्थ ऑफ अमेरिका इज कंट्रोल्ड बाय 5% ऑफ अमेरिकन. मतलब अगर 100 करोड़ की वेल्थ है तो 90 करोड़ 5% लोगों के पास है, बचे हुए 10 करोड़ 95% लोगों के पास है. इसको बोलते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम एंड वेल्थ. गजल, आई होप इट्स नाउ क्लियर. और प्राइस मैकेनिज्म जो लास्ट पॉइंट आता है वो क्या समझाता है आपको? कोई कुछ डिसाइड नहीं करेगा, सब कुछ तब डिसाइड होगा जो प्राइस मैकेनिज्म के फ्री फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई डिसाइड करेंगे. मैं अभी आपके सामने आज 5 अप्रैल को बैठ के बात कर रहा हूं, ठीक है? पिछले 3-4 दिन में बहुत कुछ हुआ है दुनिया में. स्पेशली इफ यू आर फॉलोइंग न्यूज थोड़ा सा, तो डोनाल्ड ट्रंप के आने के बाद उसने बहुत कुछ एक जैसे मोदी जी कैसे लाते अच्छे दिन आएंगे, वैसे डोनाल्ड ट्रंप का थीम क्या था? मागा, मेक अमेरिका ग्रेट अगेन. और अमेरिका कैपिटलिस्ट है, फैक्ट्री कैसे चलानी ये सरकार नहीं बोल सकती. तो अमेरिकन ने क्या करा था आज तक? सारा पूरी दुनिया में जहां जो चीज सस्ती मिलती है उसको लाओ और अमेरिका में बेचो सबसे कम से कम प्रॉफिट में. तो अब अमेरिका को ग्रेट बनाने में क्या हुआ? सारी जगह फैक्ट्रियां खुल गई, सब लोगों का धंधा चलने लग गया. अमेरिकन नेट कंज्यूमर्स थे. तो अब वो बोलता है सारी कंट्रीज के ऊपर मैंने लगा दिया टैरिफ. समझते हो क्या होता है टैरिफ? बताओ. काय पे टैक्स? काय पे? प्रोडक्शन पे, इनकम पे या इंपोर्ट पे? वेरी गुड, ये समझ में आता है सबको. तो उसने सब पे टैरिफ लगाया है कि जिस भी देश से जो सामान आएगा उस पर इतना टैक्स लगेगा. तो अब दूसरे देशों ने बोला ऐसा, तो अमेरिका के सामान पे हम भी टैक्स लगा रहे हैं. तो अब कुल मिलाकर टैरिफ वॉर चल रहा है. इस वॉर में ऐसा नहीं होता जय शिवाजी जय महाराष्ट्र काट दूंगा, ऐसा नहीं होता. ऐसा भी नहीं होता ढिसके हो, ऐसा भी नहीं होता. कुछ नहीं करता ये लोग. ये इधर से बोलते तू सामान मंगा रहा है उस पर 30% टैक्स. तो डोनाल्ड ट्रंप ने परसों बोला, कल चाइना ने बोला ओके अमेरिका से आते हुए हर सामान पे 30% टैक्स हम भी लगाएंगे. तो मैं चाइना, तुम अमेरिका, तुमने मेरे यहां से आते हुए सामान पे तुम्हारे यहां पर टैक्स लगा दिया, तो तुम्हारे सामान पे मैंने टैक्स लगा दिया. तो दोनों तरफ ओवरऑल कॉस्टिंग का क्या हुआ? कम हो गई या बढ़ गई? बढ़ गई. तो इससे महंगाई देशों में कम होगी या बढ़ेगी? मजे लो. इसके बहुत सारे इंपैक्ट है, ये मैंने सिर्फ एक बताया आपको. ये आपका मेरा पूरा चैप्टर है इंटरनेशनल ट्रेड. उसमें टैरिफ कितने प्रकार के होते हैं, कैसे लगते हैं, कब लगाए जाते हैं, उसकी पूरी डिटेलिंग है. डिटेलिंग इतनी कि आप थक जाओगे. 17 प्रकार के तो टैरिफ है उसमें और 18 प्रकार के नॉन टैरिफ मेजर्स हैं. वेलकम टू सीए. तो प्राइस मैकेनिज्म के लिए नीचे जो पैराग्राफ लिखा है जरा अच्छे से पढ़ो. तो जो वर्ड लिखा है इम्पर्सनल फोर्सेस ऑफ डिमांड एंड सप्लाई. इसका मतलब मैं और तुम डिसाइड नहीं करेंगे, जो पूरी कस्टमर्स को चाहिए और जो पूरे सप्लायर्स को चाहिए, जो मैच होगा वो चलेगा. So market mechanism doesn't works on a person or an authority or a seller. It is a combination of forces of all the buyers and sellers combined. अच्छा, ये उथल पुथल पूरी दुनिया में हो रही है अभी, तो इस चक्कर में लोगों को सर्टेनिटी है या अनसर्टेनिटी है? तो पिछले 5-6 महीने से स्टॉक मार्केट का क्या हाल है? अच्छा है या बुरा है? और स्टॉक मार्केट का हाल बुरा होता तो उस समय सोना चांदी का क्या होता है? क्योंकि लोगों को लगता है एटलीस्ट ये तो धोखा नहीं देंगे, मेटल है ना, तो धोखा नहीं देंगे तो क्या होगा? अभी भाव कम हो रहे हैं बढ़ रहे हैं?
सर पागलों जैसे बढ़ रहे हैं सर, अनइमेजिनेबल रेट से बढ़ रहे हैं, हाँ या ना? वेरी गुड। आ गया समझ में अब? ये क्या था? कैपिटलिज्म। आज आप घर पर जाकर इसके मेरिट डिमेरिट पढ़ोगे, इसके ठीक नीचे लिखे हुए हैं। मैंने कल बोला था नहीं पढ़ना, क्योंकि मैंने अच्छे से इसको समझाया नहीं था। कैपिटलिज्म का मेरिट डिमेरिट आज आपका होमवर्क है। कल मुझसे आप पूछ सकते हो कि सर मेरिट नंबर 2 के समझ में नहीं आया, डिमेरिट नंबर 3 समझ में नहीं आया, ऐसा। आ गया हो सोशलिस्ट। हम्म द मटेरियल मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस एक्सेट्रा आर ओन्ड। सर जी, ये लाइट कहां से बंद हो सकती है? इसको आप बंद कर दो ना, तो बच्चों को विजिबिलिटी ज्यादा रहेगी इस चीज की। और आप सब बच्चे भी अगर ये लाइट चालू रहती है तो प्लीज मेक श्योर दैट इट गेट्स क्लोज। हाँ, ये भी बंद करो, येलो वाली भी। हाँ, वो जिक्सॉ पजल है पूरा। बस, बेटर विजिबल बेटर। भाई वो 2 स्विच याद रखना, मैं कल मार्कर लेके आऊंगा, अपन मार्कर लगा देंगे उस पर। हम्म तो देखो क्या लिखा है, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन दैट इज फैक्ट्रीज, कैपिटल, माइंस आर ओन्ड बाय होल कम्युनिटी रिप्रेजेंट बाय द स्टेट। स्टेट बोले तो प्रदेश सरकार या गवर्नमेंट? कौन सी? अपने यहाँ पे 2 गवर्नमेंट है इसलिए अपन बोलते हैं, अदरवाइज सेंट्रल गवर्नमेंट इंडिया के कंटेक्स में। तो सारे मीन्स ऑफ प्रोडक्शन पर कंट्रोल किसका? हाँ, सेंट्रल गवर्नमेंट का। करेक्ट। और उसके 2 नए नाम और, कमांड इकोनॉमी, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी। और here the allocated resources are allocated according to the commands of central planning authority and market forces have no role in allocation of resources। मतलब क्या बनेगा? जो जनता को चाहिए। कैसे बनेगा? जिससे जनता को रोजगार मिले, प्रॉफिट के लिए नहीं, भलाई के लिए। केक कटेगा, सब में बटेगा। वेरी गुड। All members are entitled to get benefits from the fruits of such socialized planned production on the basis of equal rights। कोई देश है जो सोशलिज्म फॉलो कर रहा है अभी? 91 के पहले इंडिया था। गलत। इंडिया कभी भी सोशलिस्ट नहीं रहा है। अच्छा हुआ गलती अपन ने अभी कर ली। ये क्वेश्चन भी है मेरे इसमें। हाँ, सोवियत यूनियन है आज? पहले जब था, हाँ, वो चाइना कहां से, चाइना कहां से आया जवाब? सर चाइना भी नहीं करता, चाइना कम्युनिस्ट है। कम्युनिज्म एंड सोशलिज्म इज नॉट द सेम जी। कोरिया, कौन सा वो किम जोंग वाला, वहां के बारे में कुछ नहीं पता तो सोशलिस्ट बनाता है? वेरी गुड। वो डिक्टेटर है, बम से बांध के उड़ा देता। वो टैंक पे बांध दिया था अपने सेना वाले को, पता है उसने? उसकी एक मीटिंग चल रही थी, सेना का एक अफसर, उसको थोड़ी बेचारे को उबासी आ गई, बस इतनी सी। उसको इसको पनिश करो, टैंक के जहां से गोला छूटता वहां बांधा और गोला चला दिया, भुड़ुम। सोशलिज्म नहीं है वो, बार्बरिज्म है वो। प्रेजेंट दुनिया में कोई भी देश सोशलिज्म को फॉलो नहीं कर रहा है। लास्ट जो बिटिया बता रही थी, यूएसएसआर, यूनियन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक नाम में ही था ये देश था। फिर इस देश के हुए टुकड़े, जिसमें से सबसे बड़ा टुकड़ा निकला रशिया। फिर उसके और टुकड़े हो गए, तो टुकड़े में से निकले कजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, यूक्रेन। अच्छा, वही वही जहां दोनों लड़ रहे हैं, रशिया यूक्रेन। तो सारे निकले और सब कैपिटलिज्म की तरफ चले गए हैं अभी। सो देयर इज नो कंट्री प्रैक्टिसिंग सोशलिज्म राइट नाउ। सोशलिज्म में बड़ा मस्त था, जब यूएसएसआर था ना, सबको बराबर बराबर मिलता था। तो मेहनत करने वाला बोलता था मैं क्यों मेहनत करूं, ये भाई बहुत मेहनत करके पढ़ रहा है, ये भाई मस्ती मार रहा है, दोनों को बराबर मिल रहे हैं। तो बोले तू मेहनत कर, बोले मैं ऐश करूंगा। एक्चुअल में हुआ ऐसा। एक बड़ा अजीब सा और वियर्ड सा कंपैरिजन बताता हूं आपको। जब आपकी बेसिक दाल रोटी की चिंता अगर सरकार हाथ में ले ले, तो आपके पास बहुत टाइम रहता है अपने शौक पूरे करने का। इसलिए आर्ट, कल्चर, थिएटर, डांस, स्किल्स, परफॉर्मेंस, पेंटिंग, पोएट्री, ये सब बहुत आगे बढ़ी थी उस समय।
आज की तारीख में किसको फुर्सत है पोएट्री लिखने की? अभी तो सब विटामिन एम के पीछे है ना। देखो, characteristics: collective ownership of all means of production except small farms, workshop and trading firms which may remain in private hands. उधर क्या था? मार्केट बेस्ड इकोनॉमी कैपिटलिज्म में। यहां सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेकंड पॉइंट क्या बोल रहा है? सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, चॉइस इज लिमिटेड बाय प्लान्ड प्रोडक्शन, रिलेटिव इक्वालिटी ऑफ इनकम। यहां अमीर गरीब में बहुत अंतर आएगा, यहां रिलेटिवली कम अंतर रहेगा। कम अंतर रहेगा क्यों? क्योंकि सरकार सबको बराबर बराबर ट्रीट कर रही है, हाँ या ना? ओके। प्राइस मैकेनिज्म एग्जिस्ट तो करता है, लेकिन प्राइमरी है या सेकेंडरी है? सेकेंडरी। वेरी गुड। आज इसके मेरिट और डिमेरिट आज आप पढ़ोगे। आगे आइए, मिक्स्ड इकोनॉमी। मिक्स्ड इकोनॉमी के 5 पॉइंट हैं, पहले पेज पे 3 है, आइए देखते हैं। मिक्स्ड इकोनॉमी बोलो तो पढ़ो पढ़ो, दिमाग लगाओ। हाँ जी। को एग्जिस्टेंस ऑफ बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक एंटरप्राइज, ये समझ में आया? इस देश में आपको मैंने बताया था प्राइवेट चीजें भी मिल रही हैं और गवर्नमेंट भी वो काम कर रही है। डिड आई गिव यू द एग्जांपल ऑफ वाटर यस्टरडे? नहीं, कल अपनी बात नहीं हुई ना इसमें, मैंने बताया था। हाँ, जिस देश में प्याऊ लगते हैं उसमें 20 रुपए का बिस्लरी भी बिकता है। राशन की दुकान से सस्ता अनाज अवेलेबल है, वहीं सुपरमार्केट में 100 रुपए किलो का बासमती चावल भी अवेलेबल है। करेक्ट। थर्ड वाला है बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट इज एक्सपेक्टेड। तो बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट क्या होता है? जिस एरिया में ऑलरेडी फैक्ट्रीज और सब कुछ है वहीं बनाएंगे, या पिछड़े इलाकों में भी जाएंगे? भारत सरकार आज की तारीख में कहती है अगर आप पीछे जाके ऐसे एरियाज को स्टार्ट करते हो जहां पे पहले कुछ नहीं था, तो हम आपको सब्सिडी देंगे। सब्सिडी वर्ड समझते हो क्या होता है? गवर्नमेंट का सपोर्ट, असिस्टेंस। वेरी गुड। कितने बच्चे बोलते सर सब्सिडी का एग्जैक्ट नेचर क्लियर नहीं है? चलो बढ़िया, तो मुझे समझाना नहीं पड़ेगा, नहीं तो मैं समझा भी सकता हूं एक रियल लाइफ एग्जांपल से। क्लियर है ना? ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं। तो पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज में भी लोकेटेड इन बैकवर्ड एरियाज रीजन सो एज टू एंश्योर इट्स डेवलपमेंट। चौथा पॉइंट, डुअल सिस्टम ऑफ प्राइसिंग। डुअल सिस्टम बोले तो एक ही चीज की दो दो कीमतें। मेन मार्केट में 50-60 रुपए किलो चावल, और राशन की दुकान पे 2 रुपए 5 रुपए किलो, हाँ या ना? और पांचवा पॉइंट, स्टेट डिटरमाइंस प्राइसेस ऑफ वेरियस प्रोडक्ट्स। ओवरऑल प्लानिंग इज डन बाय स्टेट अथॉरिटी कॉल्ड। नीति वर्ड का फुल फॉर्म पता है क्या? यस, नीति वर्ड का फुल फॉर्म है, नहीं पता हो तो लिखें, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। आया? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडिया। अच्छा, ये नीति आयोग से पहले कुछ था, साइड में लिख के रखना। अर्लियर इट वाज नोन एज प्लानिंग कमीशन। अर्लियर इट वाज नोन एज प्लानिंग कमीशन। और उसमें एक बारीक बात और बताता हूं आपका, मेरा जो इधर का लास्ट चैप्टर है ना, इंडियन इकोनॉमी प्रोफाइल, उसके अंदर यह भी बताया गया है कि प्लानिंग कमीशन के पास यह अधिकार था कि वो जो बोलेगा गवर्नमेंट को मानना पड़ता था। लेकिन जब नया नीति आयोग बना तो उसमें से वो पावर्स हटा दिए हैं। वो सजेशन दे सकता है, लेकिन उसे लागू करना ना करना इसका कंपल्शन नहीं है। तो ये अच्छा हुआ या अच्छा नहीं हुआ? हाँ, आप बताओ। अच्छा हुआ, मतलब गवर्नमेंट जो चाहे मनमाना करे। गवर्नमेंट गवर्नमेंट पार्लियामेंट में डिस्कशन करती है, सारे काम डिस्कशन से होते हैं। बताओ बताओ। पावर डिस्ट्रीब्यूट होना बहुत जरूरी है, पावर कॉन्सेंट्रेटेड होना दिक्कत है। और आपने इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन बनाई, उस ऑर्गेनाइजेशन को मोटिवेशन कब आता है? कि जब मेरी बात का वजन हो। यस और नो? पढ़ेंगे अपन ये भी, ठीक है? गुड, यू न्यू प्लानिंग कमीशन। नहीं तो मैक्सिमम बच्चों को, क्योंकि अब मोदी जी के 11 साल हो चुके हैं, तो इससे पहले जब आपने होश संभाला था, मतलब जब मोदी जी ने पदभार संभाला था 14 में, तो आप तो 3-4 साल की उम्र में मैमी पोको पैंट पहन के घूम रहे थे।
आते जाते कोई ना कोई तुम्हारी नाक साफ कर रहा था। अरे यार सर यार क्या है ये। बट सच तो यही है। आप लोगों ने तो मोदी एरा देखा है ना, उसके पहले हम लोगों ने देखा है। ये इंटरेस्टिंग कहानी रोज चलती रहेगी थोड़ी थोड़ी बीच बीच में। तो कभी कभी आपको ऐसा लगेगा, जैसे मैंने बोला ना, कभी कभी बोलो ये मोदी का विरोधी है, फिर थोड़ी मन लगा ये तो मोदी के लिए सही बोल रहा है। तो दोनों चीज, माई जॉब इज टू गिव यू द राइट इंफॉर्मेशन, है ना। सो डोंट पुट मी इनटू पॉलिटिकल पार्ट्स। मिक्स्ड इकोनॉमी के भी मेरिट डिमेरिट आपको पढ़ने होंगे। बोलो साहब, यहां तक क्लियर? वेरी गुड। तो ये हमारा आज आपको पढ़ने के लिए असाइनमेंट हो गया। अब जो मैंने कल आपको 36 क्वेश्चन दिए थे, आइए जरा उन पे चर्चा करते हैं। मैं पूरा एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि कल आप मेरिट डिमेरिट पढ़ के आओगे तो आप मेरे से कुछ पॉइंट्स जरूर पूछोगे, बशर्ते आप पढ़ के आओ। ओके। अब एमसीक्यू जब आप सॉल्व करने जाते हो ना, तो ध्यान रखना, एमसीक्यूज आर एक्चुअली टफर टू आंसर एट टाइम्स। डिस्क्रिप्टिव में क्या हेडिंग वेडिंग मैच कर दी, अंदर कुछ भी गल भर डाला कर भी दिया तो चल जाता है ना। यहां तो आर पार है, ये भूलना मत। गलत आंसर 1.25 नंबर का नुकसान देगा। करेक्ट। तो मैंने ना कुछ आप जैसे बच्चों से इंटरेक्ट करते करते ओवर द इयर्स 4-5 पॉइंट सोचे हैं, वो एक बार देख लो। एमसीक्यू जब सॉल्व करते हैं तो सबसे पहली बात, सारे ऑप्शंस पढ़ना कंपलसरी है। सो 2 घंटे का पेपर रहेगा, 7200 सेकेंड्स होंगे। ऐसा डराना नहीं चाहता मैं। कुल मिला के 120 मिनट होंगे। 120 मिनट में 100 क्वेश्चन है, मतलब 1.2 मिनट्स पर क्वेश्चन। 1.2 मिनट्स को अगर सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो 72 सेकंड्स। तो 72 सेकंड्स में क्वेश्चन पढ़ना भी है, समझना भी है, और उसका गोला बनाना भी है। लेकिन आपको प्रैक्टिस करा के इतना तेज कर देंगे कि आपका पेपर 1 घंटे 1.25 घंटे के बीच में आराम से हो जाएगा। है सही में? हाँ बिल्कुल। कैसे होगा? आप अगर प्रैक्टिस लगातार करते रहोगे तो। हाउ मेनी ऑफ योर क्रिकेट फैंस? ऐसा आज समथिंग एल्स। यस। एनीबॉडी वॉचेस Formula 1? अरे वाह। चलो चलो पहले क्रिकेट का एग्जांपल ले लेता हूं। When you see Virat Kohli, when you see Rohit Sharma, when you see Bumrah bowling that perfect Yorker, Rohit doing that pull six, and Virat Kohli doing that cover drive or a straight six, do you really think they do it once, or they have tried it n number of times in the empty nets and stadiums? हाँ, अपने आप हो जाता है या सर बियॉन्ड इमेजिनेशन मेहनत लगती है? बियॉन्ड इमेजिनेशन। आजकल प्लेयर्स के रेजीम और उनके तरीकों के बारे में पता चलता है। आजकल वो पॉडकास्ट होते तो पता चलता है ना। बोले, एक पॉडकास्ट का ही मैंने क्लिप देखा था जिसमें वो विराट कोहली बोला था, बोले एक दिन मैं जब खेल के आया और अच्छा नहीं खेला और मैंने मेरा शरीर देखा, मैंने, विराट दिस इज नॉट व्हाट यू शुड बी। बोले उसके बाद से मैंने इतना फॉलो करा है खुद को, बोले मैंने खाने में स्वाद ढूंढना बंद कर दिया। बोले मेरी उसकी बॉडी में फैट ही नहीं बचा है, सब मसाले मसाले। आप देखो पतला है वो, पर क्या दौड़ता है आज भी वो। मतलब वो एक प्लेयर जब तक 1 रन पूरा करता वो दूसरा रन आधा ले चुका होता है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो। ये देखा है आपने कभी? विराट फैंस वुड बी ऑब्जर्विंग इट। सो विथ ऑल दिस इट नीड्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। और उसने एक बहुत अच्छी चीज बोली है, बोले मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है। ये क्लिप भी बहुत वायरल है, अगर आपने कभी देखा होगा। बोले मैंने कोई स्ट्रगल नहीं किया है, मैंने हार्डवर्क किया है। आप अपने हार्डवर्क को ग्लोरीफाई करके स्ट्रगल बोलोगे तो बात अलग है। स्ट्रगल वो होता है कि कल सुबह खाने को 2 रोटी ना हो। तो तुम और मैं स्ट्रगल कर रहे हैं या हार्डवर्क करेंगे सिर्फ? करेक्ट। हार्डवर्क का एक ही तरीका है, मन हो न हो टिके रहना वहां पर। ऐसा बहुत बार होगा बच्चों तुम्हारे साथ, मूड नहीं होगा, किताब सामने रहेगी, पढ़ना पड़ेगा। और सबसे पहले अगर तुम्हें कहीं से भी इंस्पिरेशन चाहिए हो ना, तो कोई बड़ी रील वील देखने की जरूरत नहीं है। तुम्हारी एज एवरेज 17 साल है, एवरेज 17-18 ऐसा होगा। पापा मम्मा की शादी हुए मिनिमम 20 साल हो गए होंगे।
और अगर बड़ा भाई बहन है तो थोड़े से और ज्यादा हो गए होंगे, अगर आप छोटे भाई बहन हो तो। 365 दिन 20 साल से कोई बिना मन के भी सुबह उठ के नाश्ता खाना चाय बना रहा है, और ये भी सुनता है कि इतनी मेहनत के बाद भी क्या बना दिया, और वो गिव अप नहीं करती है। अगले दिन, तेरे को तो पसंद ही नहीं है, तू जान तेरा काम जाने। सिंसेरिटी और डेडिकेशन चाहिए ना, तो उसको देख लो पहले, बाकी सबको बाद में देखो आप। जो सिंसेरिटी और डेडिकेशन, जो कमिटमेंट ओक्योनोमिया चलाने वाली मम्मी में है, आपने कभी जीवन में ऐसा नहीं कल्पना कर पाया, आप सोच भी नहीं पाते हो कि आप सुबह उठो और मम्मी सोफे पे वैसे पैर चढ़ा के बैठी रहे, आराम से पेपर हाथ में चाय पीते, गुड मॉर्निंग बेटा, हेल्प योरसेल्फ। सर उसको बुखार भी होता है ना, तो सुबह नाश्ते में ब्रेड बटर तो दे ही देती है। कितने बच्चे बोलते सर सच है, यूनानिमस सी। तो सिंसियरिटी कमिटमेंट की मोटिवेशन बाहर मत जाके देखो, चुपचाप किचन में जाके देखो उसको, अभी भी ध्यान दे रही है कि कौन सा मसाला कितना डालना है। काय का मोटिवेशन ढूंढना बाहर 25 रील देख के। कितनों ने अपनी मम्मी को फोन करा और बताया था कि सर आपके बारे में ओक्योनोमिया बोले थे, बाकी नालायकों ने बोला भी नहीं है, बताओ क्या बोली वो। आई वुड लाइक टू हियर दैट। आप बाहर इंदौर में हो आप, हाँ तो फोन पे फालतू बात मत कर, ऐसा बोली क्या, क्या बोली वो। अरे वाह, वो खुश हो गई, चलो गुड। और किसने बात करी मम्मा से, क्या बोली मम्मा। हाँ, ये जनरली मम्मी को बहुत ज्यादा हो जाता है, बस बस बहुत हो गया, तारीफ मत कर, पक्का तुझे कुछ चाहिए। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है अपन लोगों की, सबकी, मेरी भी तुम्हारी भी। जो लोगों की तारीफ करनी है उनकी करते नहीं है, और बाकी सब जगह पिक कर्टसी कर्टसी लाइक शेयर सब करते रहते हैं। स्टार्ट कॉम्प्लीमेंटिंग रियल पीपल हु आर एक्चुअली लविंग यू अनकंडीशनली। अनकंडीशनल वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है जी। तो भाई साहब, लगातार क्वेश्चंस करने पड़ेंगे, रीडिंग ऑल द ऑप्शन विल बी कंपलसरी, ताकि आप है ना 4 में से 3, 3 में से 2 तक तो पहुंचोगे, 2 से 1 पे पहुंचोगे तो आपका आंसर टिक होगा। सेकंड में देखो यही लिखा है, द कॉन्फिडेंस विच यू हैव फॉर द राइट ऑप्शन सिमिलर कॉन्फिडेंस शैल बी देयर फॉर अदर 3 रॉन्ग ऑप्शन। मतलब जब भरोसा ये सही है तो भरोसा होना चाहिए कि बाकी 3 गलत हैं। तीसरा पॉइंट, स्पेशल अटेंशन इज टू बी गिवन टू क्वेश्चंस हैविंग फ्रेजेस लाइक करेक्ट, इनकरेक्ट और एक्सेप्ट लाइक टर्म्स। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इनकरेक्ट, मतलब 4 में से 3 करेक्ट है तो आपको चारों पढ़ने पड़ेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट, सॉरी करेक्ट, तो मतलब 3 इनकरेक्ट है, हाँ या ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है। ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर डिटर्मिनेंट्स ऑफ नेशनल इनकम एक्सेप्ट। तो ये करेक्ट इनकरेक्ट एक्सेप्ट जब आता तो विशेष तौर से ध्यान देना, बच्चे आमतौर पर गलती करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ डिमांड, तो नॉट पे ध्यान नहीं जाता अपन लोगों का। एंड लास्ट वाला, हाँ चौथा, जैसे अब आप सब क्वेश्चंस करोगे, बच्चे आपका नाम बताओ। दान्य, हाँ तो दान्य थे, आपका नाम बिटिया मेहर, ठीक है। दान्य मेहर, जैसे अब आप सब क्वेश्चंस आज करके लाए होगे, हो सकता है दान्य का क्वेश्चन नंबर 3 गलत जाए, मेहर का सही जाए, मेहर का हो सकता है क्वेश्चन नंबर 7 गलत जाए, करेक्ट। तो आपका जो क्वेश्चन आप करके लाए और वो गलत गया ना, तो वहां पे दान्य को डी लिखना है, मेहर को एम लिखना है। नाम क्या बेटा, नेहा, तो नेहा को एन लिखना है। समझ में आया। फोर्थ वाला, क्वेश्चंस वेर यू मेक अ मिस्टेक विल बी मार्क्ड बाय योर नेम इनिशियल्स, तो आपके नाम का इनिशियल, जैसे मैं दीपक हूं तो मैं डी लिख दूंगा जो मुझसे गलत हुआ। और फिर पांचवा, मैं खुद कुछ क्वेश्चंस को रेकमेंड करता हूं कि रिवीजन में साथ में रहना चाहिए क्वेश्चंस, तो मैंने उस पर ये वाला स्टार लगा रखा है। स्टार को देख के कोई याद आता है क्या आपको, कहा है मेरे एवेंजर फैंस, यस। तो ये स्टार आपको पूरी किताब में अलग अलग जगह लगा हुआ मिलेगा। मतलब ये वो क्वेश्चन है कि जब तुम रिवीजन करो तो तुम्हें उसका ध्यान देना होगा। अब होगा क्या, जैसे 36 क्वेश्चन किए, मान लेते किसी के 10 गलत गए, किसी के 12 गलत गए, और कोई दिक्कत नहीं है,
पहली बार में 12 15 का 20 भी गलत जाए तो दिक्कत नहीं है। जब वो 20 क्वेश्चन 36 किए, मान लेते आपके 10 गलत गए, तो बचे कितने? 26 सही गए, हाँ या ना? अब आप जब रिवाइज करोगे तो आपको वो 26 क्वेश्चन जो पहली बार में सही कर लिए वो करना है, या वो 10 क्वेश्चन जहां गलती हुई है? स्मार्ट वर्क यही होता है। तो वो आखिरी दिन तो याद नहीं आएगा कौन सा गलत कौन से सही है। इसलिए हमें अभी से आदत डालेंगे कि जहां मेरा क्वेश्चन मुझसे गलत होगा तो मैं वहां दीपक हूं तो डी लिखूंगा, और जो टीचर ने मार्क करे स्टार वो। और आंसर कहां लिखना है? क्वेश्चन पे टिक मार्क लगाना है या नीचे? तो हमारे क्वेश्चन फ्रेश रहेंगे, और रिवीजन में हमको ध्यान रखा कि इस 36 में से हमें ये 10 ही क्वेश्चन करने हैं। धीरे धीरे ये चीज इकट्ठी हो जाएगी हमारे लिए, और इकट्ठी हो जाएगी तो हमको हेल्प करेगी। बोलो साहब, क्लियर? आया? श्योर? वेरी गुड। जहां तक मुझे मालूम है समय आज का पूरा हो गया। क्वेश्चन क्वेश्चन ट्राई करें तुमने? शगुन का एक क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो। पॉजिटिव स्टेटमेंट्स कंसर्न व्हाट इज, नॉर्मेटिव स्टेटमेंट्स कंसर्न विद ऑप्शन 1 2 3 या 4? वेरी गुड, अच्छी शुरुआत है। कल बात करते हैं। समय हो गया है, ठीक है। सी यू टुमारो, बाय।